Friends, myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. We are going to continue chapter number 3 Atoms and Molecules. हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटनी लोविसियर के द्वारा केमिस्ट्री ऑफ साइंस को समझने के लिए पढ़ने के लिए जो दो इम्पोर्टेंट लॉज थे इसकी हम डिस्कस को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में भी। पहले वीडियो में हमने देखा था लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास और इसके रिलेटेड एक्टिविटी। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। ओके, लेविसियर along with the other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound has a same element in the same proportion। तो लोविसियर और इसके साथ काम करने वाले जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक बात को नोट किया कि बहुत सारे कंपाउंड जब कंपोज होते हैं टू और मोर एलिमेंट के द्वारा, दो या दो से ज़्यादा तत्वों के द्वारा ये कंपाउंड फॉर्म में संयोजन स्वरूप में आते हैं। सो इच सच कंपाउंड, तो ऐसे बनने वाले हर एक कंपाउंड में सेम एलिमेंट सेम प्रपोर्शन के साथ दिखाई देता है, मतलब कि समान तत्व समान प्रमाण में इसमें यूज होता हुआ दिखाई देता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेयर द कंपाउंड्स केम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। इस पर कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई मायने नहीं रखता कि आपने ये कंपाउंड कहाँ पर फॉर्म किया है और फॉर्म करने वाला कौन है या फिर किस प्रिपरेशन से आपने ये फॉर्म किया है। इन ए कंपाउंड सच एज द वाटर, हम एग्जांपल लेंगे वाटर का जो कि कंपाउंड है। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। अब देखिए, पानी का सोर्स कोई भी हो, जब हम कंपाउंड ऑफ वाटर की बात करेंगे तो यहाँ रेशियो ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन ये ऑलवेज 1:8 मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ 9 ग्राम्स ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर जो 9 ग्राम पानी को हमें डिकम्पोज करना है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर को डिकम्पोज करते हुए हम 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन पाएंगे। सिमिलरली इन द एमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास। ठीक है, इसी तरह से अमोनिया NH3 में देखने को मिलता है। यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास ऑफ द हाइड्रोजन एंड मास ऑफ द नाइट्रोजन के बीच में जो रेशियो फाउंड होता है ये रेशियो है 14:3 बाय मास, वॉट एवर द मेथड ऑफ द सोर्स फॉर विच इट इज़ ऑब्टेन। किस तरह से एमोनिया फॉर्म हुआ है इसकी मैटर पर यह डिपेंड नहीं करता। दिस लेड टू द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। तो इस तरह से कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो लॉ है हम इसे समझा सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इसे लॉ ऑफ द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मतलब कि निश्चित प्रमाण का नियम सिद्धांत। This law was stated by the Prost as in a chemical substance, the elements are always present in the definite proportion by mass। तो प्रोस्ट के द्वारा ये नियम दिया गया और उसने इस बात की पुष्टि की कि जब केमिकल सब्सटेंस हैं द एलिमेंट आर ऑलवेज केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो एलिमेंट हैं ये ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं डिफाइनाइट प्रोपोर्शन के साथ मास के हिसाब से। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द साइंटिस्ट वाज टू गिव द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। अगर जो इस लॉ को समझाने में सबसे बड़ी परेशानी थी आगे चलकर, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करना था, ये प्रॉब्लम इस बात को लेकर था कि अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ, किस तरह से इसे योग्य तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया जा सके। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थियोरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इसी अरसे में ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन नाम से, उन्होंने बेसिक थियोरी प्रोवाइड की नेचर ऑफ द मैटर, मतलब कि पदार्थ का मूलतः स्वभाव क्या है इसके बारे में उन्होंने बेसिक थियोरी है वो प्रोवाइड की। डाल्टन पिकअप द आइडिया ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ द मैटर। डाल्टन ने अपनी इस थियोरी के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी द्रव्य या कोई भी पदार्थ है ये छोटे से छोटे कण में विभाजित हो सकता है, इस बात को रेफरेंस लिया था। एंड विच वॉज स्टिल देन जस्ट फिलोसॉफी।
इससे पहले ये बात सिर्फ फिलोसॉफी में कही गई थी. He took the name atoms as given by the Greek and said that the smallest particle of the matter are atoms. उन्होंने ग्रीक साइंटिस्टों के द्वारा जो फिलोसॉफी में स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम नाम दिया गया था, उन्होंने भी इस नाम को वहीं से उठाया और ग्रीक फिलोसॉफी में से, और उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, इसे हम एटम के नाम से जानेंगे. दिस थियरी वो बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये जो थियरी उन्होंने एस्टैब्लिश की, ये केमिकल कॉम्बिनेशन के सिद्धांत पर आधारित थी. And Dalton's atomic theory provide an explanation for the law of the conservation of mass and the law of the definite proportion. तो डाल्टन ने जो बेसिक थियरी दी नेचर ऑफ द मैटर को लेकर, ये एक्सप्लेनेशन था कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मतलब कि द्रव्य संरक्षण के नियम और साथ में निश्चित प्रमाण के नियम का ये एक्सप्लेनेशन समझा गया. आपके स्क्रीन पर डाल्टन के बारे में कुछ जानकारी. John Dalton was born in a poor weaver's family in 1766 इंग्लैंड. इंग्लैंड में 1766 में उनका जन्म एक वणकर परिवार में हुआ था. ही बिगेन हिज कैरियर एज द टीचर एट द एज ऑफ द 12. 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर एज अ टीचर के स्वरूप में शुरू किया. एंड 7 years लेटर ही बिकम द स्कूल प्रिंसिपल, और 7 साल के बाद वो स्कूल में प्रिंसिपल बने. 1793 में डाल्टन लेफ्ट द मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज. इसके बाद डाल्टन 1793 के बाद मैनचेस्टर को उन्होंने छोड़ा और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए वो कॉलेज में गए. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड द रिसर्चिंग. उन्होंने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने पढ़ाई करवाने में और रिसर्च करने में, मतलब के संशोधन के पीछे उन्होंने स्पेंड किया. इन 1808 ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थियरी विच वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टडी ऑफ मैटर. 1808 में उन्होंने एटॉमिक थियरी मतलब के आणवीय सिद्धांत को प्रस्तुत किया, और जैसे ही ये सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये स्टडी ऑफ मैटर के लिए, मतलब कि पदार्थ के अभ्यास के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक खोज थी. ओके, डाल्टन्स की कुछ बात करने के बाद फिर से वापस हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर. सो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और द मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच कॉल्ड द एटम्स. तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी के हिसाब से ऑल मैटर्स मतलब कि कोई भी पदार्थ है, फिर वो चाहे एलिमेंट फॉर्म में हो, तत्व के फॉर्म में हो, कंपाउंड मतलब कि संयोजन के स्वरूप में हो, या फिर कोई वो मिश्रण हो, मिक्सचर हो, कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये सारे के सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने हुए हैं, सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसने उन्हें एटम के नाम से पहचाना. हम कहेंगे अणु. द पोस्टुलेट ऑफ दिस थियरी में बी स्टेटेड एज फॉलो. तो उन्होंने अपनी एटॉमिक थियरी को इस बेस पर, इस मुख्य पूर्व धारणाओं के साथ जोड़ा था. सबसे पहली बात, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच कॉल्ड द एटम्स. कोई भी पदार्थ है ये मूल स्वरूप से बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ है, जिसे एटम कहा जाता है. दूसरा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स. अणु है वो अविभाजित कण के स्वरूप में है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. जब रासायनिक प्रक्रिया होती है, तब इस रासायनिक प्रक्रिया में इन इनडिविजिबल पार्टिकल को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तीसरा, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकली इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो यहाँ पर जो एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट है, ये उनका मास आइडेंटिकली होता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकली होती है, मतलब कि इंडिविजुअल हर एक पार्टिसिपेट होने वाले एलिमेंट के एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक या फिर केमिकल प्रॉपर्टी और इसका मास अलग देखने को मिलता है, यूनिक देखने को मिलता है. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स है, इसका मासेस भी अलग होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर्स एंड टू फॉर्म द कंपाउंड्स. जब एटम कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तब इनका रेशियो है
ये स्मॉलेस्ट होल नंबर बने इस तरह से कंपाउंड को फॉर्म करता है। और लास्ट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड्स। तो सापेक्ष नंबर जो होते हैं काइंड्स ऑफ द एटम्स के, जिस तरह के एटम्स यूज होते हैं, इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं गिवन कंपाउंड के लिए। मतलब कि एक ही तरीके का कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो उसमें रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ द एटम्स हैं, ये कांस्टेंट देखने को मिलते हैं। यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। जब हम फोर्थ लेसन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एटम्स हैं ये मेड अप ऑफ द स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। एटम खुद भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन फिलहाल डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के पोस्टुलेट में हमने यहाँ तक आपसे बात की। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन भी हैं जिसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर से एक बार आपके स्क्रीन पर कुछ और क्वेश्चंस के साथ देखिए। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं व्हाट इज़ एन एटम। अब हम बात करेंगे एटम के कॉन्सेप्ट के बारे में, अणु क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में यहीं रुकेंगे। आपका धन्यवाद करेंगे और आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।